अब हमें कॉम्बिनेशन देखना है। उससे पहले जो चैप्टर का पार्ट था वो था परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स क्या? तो परम्यूटेशन में हमने ऐसा बोला था कि परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, बराबर। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, arrangement of objects taken some or all at a time। मीन्स हमें डिफरेंट या तो सेम ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उसमें से हमने अरेंज किया था। और कई बार दो ऑब्जेक्ट लिए थे, कई बार जितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे वो सभी ऑब्जेक्ट्स लिए थे और फिर उनको अरेंज किया था हमने एक रो में, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। अब ये जो सेकेंड पार्ट है वो है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? तो कॉम्बिनेशन मीन्स ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि अगर मैं क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करूं तो हम बोलते हैं कि बैट्समैन एंड बॉलर का कॉम्बिनेशन। अगर हम अपने कपड़े की बात करें तो उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। वो है कुछ सिलेक्शन, हम सिलेक्ट करते हैं कि ये जो कलर है, अगर शर्ट का कलर तो वो शर्ट के कलर पर या तो टी शर्ट के कलर पर कौन सा पैंट मैच होगा, तो वो एक टाइप का सिलेक्शन है। तो उसी को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मान लो 3, और 3 में से अपने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, या तो फिर गिवन ऑल मीन्स जितने ऑब्जेक्ट्स है तीनों के तीनों आपने सिलेक्ट कर लिए, बराबर। ये दो टाइप है। अभी तो एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 में से एक सिलेक्ट किया, हो सकता है आपने बिल्कुल सिलेक्ट ही ना किया, 0। तो टेक 3 ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से आपने 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, या तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, या तो 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, या तो फिर 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। ये सभी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बट यहाँ पर जो मेन कंडीशन है वो क्या है? इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स। मींस यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब क्या? कि आपने पहले कौन सा लिया, बाद में कौन सा लिया, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता, बराबर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम अरेंजमेंट में बात करते हैं तो ए बी एंड बी ए, ये दोनों डिफरेंट परम्यूटेशन है। ये डिफरेंट परम्यूटेशन है। यहां पर हमारे लिए सिलेक्शन है, आपने कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिया, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में लिए, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता, बराबर। मीन्स आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि हमने दोनों ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली सिलेक्ट किए। साइमल्टेनियसली सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये नहीं पता है कि कौन सा पहले लिया कौन सा बाद में लिया, बस आपको तो ये पता है कि हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, बराबर। तो वो 2 ऑब्जेक्ट कितनी टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सोचना है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर। दिस वन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड्स थे वो मैंने ये बताया कि एक तो कॉम्बिनेशन को आप नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हैं कि एक टाइप का सिलेक्शन। परम्यूटेशन को जैसे हम अरेंजमेंट बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन बोलते हैं। इसमें करते क्या है हम? तो टेकिंग सम या तो ऑल ऑफ दी नंबर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट मींस ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब जो हम हमारी एनसीईआरटी बुक में करेंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होंगे। मींस जैसे हम परम्यूटेशन में हमने एक वर्ड देखा था शायद मिसिसिपी, जिसमें आई जो था वो 4 टाइम्स था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ही हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है
कि अगर ऑब्जेक्ट सेम होता है तो उसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, बट वो हमारी टेक्स्ट बुक की जो कैपेसिटी है, मतलब उसका जो लेवल है, उससे बियॉन्ड चला जाएगा। ओके, तो हम जो डिस्कस करेंगे उसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात होगी। तो अभी जो हम फॉर्मूला वो जो करेंगे वो सब में सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही होगा। कॉम्बिनेशन मीन्स आप मतलब जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सभी कॉम्बिनेशन है, बट हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर कहीं पर मैं मेंशन करना भूल जाऊं तो भी आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो हम फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे, जिसका जो सिंबल है वो कुछ एनसीआर लिखेंगे, हम एनपीआर ये सिंबल देख चुके हैं, आउट ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटेशन, ये एनपीआर था परमिटेशन का। ये एनसी सिलेक्शन या तो कॉम्बिनेशन के लिए एनसीआर यूज करते हैं। तो ये जो है इसमें क्या है, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं, बट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट। यहां पर एनपीआर में भी सेम कंडीशन थी, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट, बट बाद में हमने आइडेंटिकल या तो अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ डिराइव कर लिया था, एन फैक्टोरियल अपॉन के वन फैक्टोरियल, या तो कोई ऑब्जेक्ट 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल, फिर 3 टाइम है तो 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख देते थे। उस टाइम हम एनपीआर का यूज नहीं करते थे। एनपीआर इज फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड विदाउट रिपीटेशन। ऐसे ही एनसीआर में भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर, एनसीआर। अब फॉर्मूला के जो ये सिंबल है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बार कॉम्बिनेशन के लिए देख ले कि कैसे हम क्या एक्चुअली बोलना चाहते हैं। तो मान लो आपको दिया है 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, ये 3 ऑब्जेक्ट्स है। इसमें से हमें क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं साइमल्टेनियसली, बराबर, मींस एक साथ दोनों उठाने हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एक तो ये कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए और उसके साथ में हमने बी सिलेक्ट कर लिया, ये 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट सी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कोई यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेगा कि ए बी फिर बी ए बी लो, वो हमने क्लियर कर दिया कि ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर, ए बी एंड बी ए दोनों एक ही है क्योंकि हम साइमल्टेनियसली एक साथ उठा रहे हैं, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो एबीसी में से अगर हमें 3 ऑब्जेक्ट गिवन है, वो 3 ऑब्जेक्ट में से हमने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो वो कितनी टाइप से कर सकते हैं, तो हमने बोला कि 3 टाइप से कर सकते हैं। अब अगर इसी में हम परमिटेशन की बात करते हैं, इसी में परमिटेशन, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, वो 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करो। तो जब हम अरेंज करते हैं तो फिर ऐसे बोलते हैं कि चलो 3 ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमें अरेंज करने हैं कितने ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटेशन, तो उसको 3p2 बोल देते। अब 3p2 इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन, 3 फैक्टोरियल होता है 6, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो ये 6/1 होके 6 आ गया, मींस अरेंजमेंट 6 पॉसिबल है। कौन से 6, तो एक तो ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, ये 3 पॉसिबल है, और जो 3 है वो है बी ए, क्योंकि अरेंजमेंट में ये डिफरेंट है, ए बी, यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए सेकंड बी है, इधर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बी एंड सेकंड ए है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। ए सी, इसको हमने प्लेस चेंज करके सी ए बना दिया, बी सी, इसको हमने इंटरचेंज करके सी बी बनाया, तो ये टोटल 6 परमिटेशन है। ए बी सी में से तीन तीन जो ऑब्जेक्ट दिए थे वो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट का परमिटेशन हम 6 टाइप से कर सकते हैं।
बट 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है वो कितनी टाइप से कर सकते हैं? 3 टाइप से। आउट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इज पॉसिबल इन 3 वेज। जैसे 3 में से 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना विदाउट रिपीटेशन, इसको हम बोलते हैं 3p2। ऐसे ही आउट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, इसके लिए हम यूज करते हैं 3c2, ये सिंबल यूज करते हैं, बराबर। या तो कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 और फिर ऐसे कुछ ब्रैकेट करेंगे, ये दोनों का मतलब एक ही है। ओके, बीच में अपॉन का सिंबल मत कर देना, नहीं तो वो 3/2 हो जाएगा। इसको भी 3c2 ही बोलते हैं। ये दो सिंबल हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, 3c2 एंड 3p2, क्योंकि हमें 3c2 का फॉर्मूला चाहिए। 3p2 का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, npr का फॉर्मूला तो हमें पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब हमें 3c2 या तो ncr का फॉर्मूला चाहिए इन जनरल। तो यहां से क्या हम कर सकते हैं कि देखो 3c2 था, इसमें हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए साइमल्टेनियसली। 3p2 मींस 3 में से 2 ऑब्जेक्ट हमने अरेंज किए, उसको तो हमने 6 टाइप बोल दिया। 3c2 का वैल्यू हमें यहाँ पर देख के मिल गया है 3, हमें एक्चुअल फॉर्मूला नहीं पता है, बट हमने ये मतलब सिलेक्ट करके देखा कि 3 टाइप से हो सकता है। अब क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आपका आंसर 6 है 3p2 में, इधर हमारा 3c2 में आंसर 3 है। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है कि हम सिलेक्शन में जो है उसमें बोलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, मींस ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते। तो ये जो 6 है वो एक्चुअली क्या है, 3 इंटू 2। ये जो 2 है वो कैसे आया, तो 2 ऐसे कुछ हुआ है कि ये जो 3 में से हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है ए बी, फिर या तो ए सी या तो फिर बी सी, फिर ये दोनों ए बी को जो हमने सिलेक्ट किया उसके बाद उसमें अरेंजमेंट भी किया है ए बी एंड बी ए, ये 2 आया, बराबर। ए सी, ये ए एंड सी ऑब्जेक्ट आए, फिर उसमें हमने अरेंज किया तो ए सी एंड सी ए हो गया। 2 ऑब्जेक्ट आए बी सी, उसमें से हमने अरेंज किया तो बी सी एंड सी भी हुआ, दैट्स वाई ये 2 आया है, ये अरेंजमेंट का 2 आया है। और ये जो 3 है वो किसका है, सिलेक्शन का है, कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। तो एक्चुअली यहां से कुछ हम ऐसा समझ सकते हैं कि 3p2 ये जो है वो 3 इंटू 2 आया है, वो एक्चुअली कुछ ऐसे आया होगा कि 3c2 इंटू 2, ये 2 क्या है, अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट के लिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है तो कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे पहले प्लेस पर हम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं 2 वेज, और सेकंड प्लेस पे जो बचा है वो यूज करेंगे, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 लिखो या 1 इंटू 2 लिखो, और इसको आप क्या बोलते थे, 2 फैक्टोरियल। तो ये 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 3c2 का फॉर्मूला कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, 3p2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, राइट। ये 3c2 को हमने सब्जेक्ट बना लिया, 3p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और एग्जांपल देखते हैं जिससे ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। मान लो कि हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हैं ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अब 4 ऑब्जेक्ट्स में से हमने क्या किया कि 4 में से हमें 2 ऑब्जेक्ट अरेंज करने, आउट ऑफ 4 2 ऑब्जेक्ट अरेंज कर रहे हैं, मतलब हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो 4 ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट, इसमें से 2 ऑब्जेक्ट हमें अरेंज करने हैं विदाउट रिपीटेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4p2। अब 4p2 का फॉर्मूला कितना होगा, तो 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24,
4 माइनस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 24/2, 24/2 मतलब 12 हो गया। अब मैं लिख देता हूँ कि ये 12 कौन से अरेंजमेंट है, तो 12 अरेंजमेंट ये ऐसे होंगे, ए बी, फिर ए सी, ए डी, ये 3 हो गए, बराबर। फिर बी ए, बी ए, बी सी एंड बी डी, मतलब जो पहले 3 है उसमें हमने क्या किया है, ए को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है और सेकंड पोजीशन पे बी सी डी रखा है, विदाउट रिपीटिशन, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। बाकी के जो हमने 3 लिखे हैं उसमें बी को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है और सेकंड पोजीशन पे ए सी डी लिखा है। ऐसे ही सी को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे तो सी ए, सी बी एंड सी डी। और फिर डी की बात कर ले तो डी फर्स्ट पोजीशन पे, तो डी ए, डी बी एंड डी सी, ये हो गए हमारे 12 परम्यूटेशन, मींस आउट ऑफ 4 दो ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके, बराबर। 1 2 3, फिर ये अगेन 3, फिर सी के लिए 3 और बाद में डी के लिए 3, ये हो गया 12, वो हो गया हमारा आंसर। अब अगर हमको ऐसा बोला होता कि नहीं, आपको क्या करना है, ये 4 में से 2 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली सिलेक्ट करने हैं, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर C2। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर C2 4 में से 2 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली सिलेक्ट करने, मींस ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कितनी टाइप से कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे एक तो ये कर सकते हैं ए बी, फिर दूसरा ए और सी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर ए और डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और पॉसिबल है कि हम बी और सी को सिलेक्ट कर लें, या तो फिर बी एंड डी को सिलेक्ट कर से, ये कर सकते हैं, या तो फिर सी एंड डी। इतनी पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पॉसिबिलिटी है। तो अब आप समझ सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या हो गया है। देखो यहाँ पर ए बी एंड बी ए, ये दोनों को हम अलग कंसिडर कर रहे थे, ए बी एंड बी ए दोनों को हमने काउंट किया, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर ए सी एंड सी ए, ये दोनों को हम अलग से कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ ए सी को ही हमने कंसिडर किया, ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ए डी एंड डी ए को आप अलग से कंसिडर कर रहे थे, वो यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर आ गए आप BC पे, तो BC एंड CB को आप अलग से कंसिडर कर रहे थे, वो अब यहाँ पर एक ही है क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। BD एंड DB को अलग कंसिडर करते थे, यहाँ पर वो एक ही चीज है। ऐसे ही CD एंड DC को आप जो अलग समझते थे वो अब एक ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो मतलब कुछ हम ये बोलना चाहते हैं कि फॉर P2 ये 12 आया था। ये 12 कैसे आया था, तो ये एक्चुअली कुछ ऐसे था कि 6 4 में से 2 तो आप सिलेक्ट कर लो, फिर वो 2 को अरेंज करते थे आप, ए बी और फिर बी ए, ये 2 अलग दिखाता था आपको। तो 12 एक्चुअली आया था 6 इंटू 2 होके। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 इंटू 3 क्यों नहीं, क्योंकि हम ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं, बराबर। तो 4P2 मतलब 12, 12 हो गया 6 इंटू 2 करके, 6 इंटू 2 मतलब ये कुछ ऐसे आया कि 4 में से 2 सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 4 में से 2 सिलेक्ट करने के तरीके 6 हैं, और फिर वो 2 जो सिलेक्ट हुए हैं उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 2 फैक्टोरियल, ऐसे मिलता है आपको 4P2। तो 4C2 कितना हो गया, तो 4C2 होता है 4P2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। आई होप अब ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे होंगे कि ये 4C2 का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर रहे हैं। ओके, अब ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसमें अभी ये 4C2 हम यूज करेंगे, तो अगर हमको ऐसा बोला जाए कि ये एक सर्कल है, बराबर,
और सर्कल के ऊपर हमें पॉइंट दे दिए हैं, मान लो कि ए, फिर यहाँ पर है पॉइंट बी, फिर इधर रख दिया हमने पॉइंट सी, फिर यहाँ पर रख दिया डी, और फिर यहाँ पर रख दिया ई। ये हमने 5 पॉइंट ले लिए। अब आपको क्वेश्चन किया गया कि ये 5 पॉइंट को ज्वाइन करके, मतलब सभी को ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन करके कितने आप कॉर्ड बना सकते हैं। तो अब ये 5 है, 5 में से कोई भी 2 को ज्वाइन करेंगे तो आपको सर्कल का कॉर्ड मिल जाएगा। फिर वो आप ए एंड बी को ज्वाइन करो, ए एंड बी को ज्वाइन करो, या फिर ए सी ज्वाइन करो, या फिर ए एंड डी ज्वाइन करो, या तो फिर ए एंड ई ज्वाइन करो। अब कोई बोलेगा कि कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड बी ए ये दोनों डिफरेंट है, तो वो तो गलत हो गया ना। कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड बी ये दोनों तो एक ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 में से कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने पर एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ 5 सिलेक्ट एनी 2 एंड देन ज्वाइन देम। और उसको ज्वाइन करने का तरीका कितना है, एक ही, क्योंकि आप ए बी एंड बी ए दोनों को एक ही समझते हैं, तो फिर यहाँ पर सीधा क्या आ गया, 1 आ गया। ये हम कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं वो बताया। ऐसे ही अगर आप कुछ ऐसे बोलते हैं कि एक पार्टी है और वो पार्टी में 15 पर्सन है, एक पार्टी अरेंज की है जिसमें 15 पर्सन प्रेजेंट है। अब वो जो पर्सन है वो सब एक दूसरे के साथ हैंडशेक करेंगे। तो अब मान लो कि यहाँ पर एक पर्सन है ए, फिर दूसरा पर्सन है बी। अब ए बी एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, तो हैंडशेक करने के लिए आप ऐसा थोड़ा बोलेंगे कि ए ने बी के साथ हैंडशेक किया, फिर बी ने ए के साथ हैंडशेक किया। वो दोनों अलग थोड़ा होता है, तो वो दोनों तो सेम ही होता है, बराबर। ए ने बी के साथ हैंडशेक किया या बी ने ए के साथ हैंडशेक किया, वो दोनों अलग नहीं है, वो एक ही है। इट मीन्स आउट ऑफ 15 आप कोई भी 2 पर्सन को सिलेक्ट किया और ये आपको क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ हैंडशेक्स। ओके, अब आते हैं, ये जो सिंबल है वो सिंबल को जनरल में लिख देते हैं और उसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, राइट। चलो तो ये सब क्लियर कर लेते हैं एंड या, तो अब हमारे सामने आ चुका है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हम डिफरेंट की ही बात करेंगे, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। एट अ टाइम मीन्स हमने एन में से एक साथ आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, बराबर। टेकन मीन्स सिलेक्ट किए। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से हमने एक साथ आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। एक साथ आर ऑब्जेक्ट मीन्स साइमल्टेनियसली, वन बाय वन नहीं, वन बाय वन होता है तो फिर वो डिफरेंट है। आर एट अ टाइम डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं एनसीआर से। एनसीआर ये हमारा सिंबल हुआ, तो ये एनसीआर का मीनिंग क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ओके, इसको एनसीआर बोलते हैं। इसमें जो आर है वो डेफिनेटली लेस देन एन होगा, ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू एन हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, और फिर आपको बोला कि 3 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके दिखाओ, तो वो तो आप थोड़ा ना कर सकते, है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 3 में से ज्यादा कितना सिलेक्ट कर सकते हैं आप, 3 ही तो सिलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम कितना सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कम से कम 0। 3 में से आप एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना करो, वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसे ही स्टार्ट कर देता हूँ कि आर का वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से ग्रेटर, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, एन हो सकता है, बराबर। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अदरवाइज वो डिफाइंड ही नहीं होगा। 4 में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने, तो 4 में से 5 ऑब्जेक्ट कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे उसके ऊपर आ जाते हैं। तो
अगर हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए या तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए, उसमें से हमने r ऑब्जेक्ट को अरेंज किया, r ऑब्जेक्ट को अरेंज किया, तो अरेंज किया मतलब परम्यूटेशन, ये तो क्या होता है npr. ओके, out of n distinct objects, arrange r objects without repetition, that's called npr. ncr means selection of r objects from n different objects, ये होता है ncr. अब हमने ये कुछ देखा कि npr जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, एनसीआर अगर मैंने आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और वो आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने वो आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज भी किया, पहले हमने एन में से आर सिलेक्ट किए, फिर वो आर ऑब्जेक्ट को हमने अरेंज भी किया. अब इसी को वर्ड में आप कैसे बोलेंगे कि हमने एक्चुअली क्या किया? वापस मैं रिपीट करता हूं, एनसीआर का मतलब हमने सिलेक्ट किए, आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हमने, एनसीआर का मतलब बराबर सिलेक्ट किए. उसके बाद आर फैक्टोरियल किसका हम बोल रहे हैं? आर फैक्टोरियल हम बोल रहे हैं अरेंजमेंट का. तो इसको मैं एक साथ बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि एन में से आर ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को हमने अरेंज किया, क्योंकि सिलेक्ट करने के बाद भी तो आप अरेंज ही कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली क्या होगा? एनपीआर होगा. सो एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल. चार ऑब्जेक्ट्स है, वो चार ऑब्जेक्ट्स में से मैंने दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, मान लो वो ए एंड बी सिलेक्ट हुए, और फिर उनको मैंने अरेंज भी किया, तो ए बी बी ए ऐसे हुआ, राइट? ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट जो मैंने हर चीज बताई थी, ए सी ये सिलेक्ट हुए, फिर उनको अरेंज किया आपने ए सी सी ए करके. ऐसे ही ए डी, अब हर एक लिखने जाऊंगा तो फिर वापस लेंथी हो जाएगा. तो हमने किया क्या है कि एन में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर उनको अरेंज कर लिया. तो उसी को डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमने एन में से आर ऑब्जेक्ट्स लिए और फिर उनको अरेंज किया, तो वो एनपीआर होता है. तो एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल. अब एनपीआर का फॉर्मूला हम जानते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जिसमें मैंने कंडीशन बोला है कि 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन और इक्वल टू 1, ये जो ऊपर कंडीशन लिखा है, बराबर. तो ये फॉर्मूला है एनसीआर का. मीनिंग क्या है? आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आर objects are selected simultaneously. Number of selection of R objects from given n distinct objects is denoted by NCR, and that's this one is formula of NCR. Okay, अब यहां से NCR, NCR हमने देखा कि इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, या तो फिर आप एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल बोल सकते हैं. आर का वैल्यू हमने बोल दिया कि मिनिमम 0 मैक्सिमम n. अगर किसी ने पूछा एन सी जीरो, मतलब एन सी जीरो का मतलब क्या है? आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स. एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तरीके से, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे रहो, बराबर. फॉर्मूला से क्या 1 मिल जाएगा? देखते हैं. एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल.
बराबर, r की प्लेस पर 0 है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, वो हमने देखा था 1 होता है, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया 1। बराबर, तो n में से मीन्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एक तरीका। अब n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें से सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। आउट ऑफ n सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। इसके कितने तरीके हैं, एक, सभी ऑब्जेक्ट्स उठा लो, एक ही तरीका है। बराबर, तो वो कैसे, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। So it is n factorial upon 0 factorial, n minus n 0 factorial into n factorial. So n factorial cancel मतलब 1। तो nc0 and ncn ये दोनों एक ही हुआ। अब ये कैसे हो गया, nc0 and ncn मतलब n में से 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या n में से सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, वो दोनों का वैल्यू 1 है। इसको कुछ आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमें 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं ए बी सी, वो 3 ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैं ऐसे बोलूं कि 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो आप, तो 3 में से हमने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। इसी को कोई अलग टाइप से बोल सकता है, कैसे, वो ऐसे बोलेगा कि 3 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है। यहां पर हमने जो लिखा है वो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। अब कोई बोलता है 3 में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, तो वो दोनों एक ही चीज हुआ। 3 में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है या तो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, वो दोनों एक ही चीज है। अब इसको यहां पर आप सोचो, n में से 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना मतलब कि एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना, सभी सामने वाले को दे दो। बराबर, तो वो तो एक ही तरीका है। सभी आपके हाथ में 0 ऑब्जेक्ट्स आया तो वो एक तरीका, सामने वाले के हाथ में n ऑब्जेक्ट्स आ गए तो वो एक ही हुआ ना, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। राइट, तो ये है कुछ nc0 एंड ncn। अब इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है इसकी, जो भी हम फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे। बराबर, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पहला है NCR, first one, NCR is same as NC n minus r, जो अभी जस्ट मैं बोल रहा था वही लिखा है। n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया मींस n में से n माइनस r रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अनसिलेक्ट किया, वो दोनों एक ही होता है। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे। बराबर, इसको प्रूव कर देते हैं, ये याद रखना है आपको। प्रूफ, तो एनसीआर का तो फॉर्मूला हम जानते हैं। बराबर, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी जस्ट देखा हमने कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मीन्स n है तो उसको आप न्यूमरेटर में लिख दो फैक्टोरियल लगा के, डिनोमिनेटर में पहले तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, उसको फैक्टोरियल अप्लाई करो, और फिर जो नीचे नंबर दिया है r उसको भी फैक्टोरियल लगाओ। बराबर, ये कुछ हमारा फॉर्मूला है। तो एन सी एन माइनस आर क्या होगा, अब बिल्कुल ऊपर की फॉर्मूला के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर है n उसको तो फैक्टोरियल यूज कर देंगे, ये लगाया n फैक्टोरियल। फिर हमने क्या किया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल यूज किया था, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा n माइनस n माइनस आर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और फिर हमने फैक्टोरियल यूज किया। फिर यहाँ पर r फैक्टोरियल लिखा था क्योंकि नीचे r था, अभी यहाँ पर कौन है n माइनस r, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा n माइनस r फैक्टोरियल। सो इट इज n फैक्टोरियल। अब ये जो है, ये ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा n माइनस n माइनस माइनस प्लस r,
फिर ये n n माइनस n कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आपको मिल जाएगा r फैक्टोरियल। और फिर ये n माइनस आर फैक्टोरियल तो है ही, n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो ये NCR ही है एक्चुअली, सो दिस वन इज NCR। ओके, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। इसका मीनिंग कुछ क्या बोल रहे हैं हम, तो मीनिंग कुछ हम ऐसे बोल रहे हैं कि मान लो हमारे पास 15 प्लेयर्स है, हमारे पास 15 प्लेयर्स है, उसमें से हमें 11 प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट करनी है, क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है। तो 15 प्लेयर्स है, 15 में से 11, अब प्लेयर डिफरेंट ही होंगे बराबर, कोई ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक पर्सन 2 बार खड़ा है, ऐसा तो होगा नहीं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। और हमें 11 प्लेयर चाहिए, तो 15 में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, 15 में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया 15 से 11। अब इसी को आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 15 में से 4 प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करना है। तो 15 में से, या तो फिर आप ऐसे सोचो कि 4 प्लेयर जो है ना, उनको हमने उठा, मतलब उनको सिलेक्ट किया, फिर उनको बोल दिया कि आप बाहर निकल जाओ। तो 15 में से 4 प्लेयर को हमने सिलेक्ट किया और फिर उनको बोला कि आप बाहर निकल जाओ। तो आपके पास वो जो सिलेक्शन रूम है उसके अंदर कितने प्लेयर होंगे, 11। तो वो दोनों एक ही चीज हुआ ना, 15 में से 11 प्लेयर आपने सिलेक्ट किए और आपके साथ ले गए। या तो फिर आपने ऐसा बोला कि 15 में से 4 प्लेयर को सिलेक्ट किया और फिर उनको बाहर भेज दिया, तो आपके पास कितने प्लेयर रहे, 11 प्लेयर। तो ये दोनों एक ही चीज है। ये कुछ ये लिखा है उसका मीनिंग है, क्योंकि 15C11 इज सेम एज 15C4। ये 4 क्या है, 15 माइनस 11 है, ऐसे। या तो 15C4 है, इसको आप 15C15 माइनस 4 लिख सकते हैं, राइट। तो ये याद रखना, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, मीन्स n में से r को सिलेक्ट करना, इसका मतलब n में से n माइनस r को रिजेक्ट करना, ये दोनों एक ही चीज होता है। ओके, ये एक हो गया। फिर दूसरा एक और, वो है NCX, NCX इक्वल टू NCY। अगर NCX इक्वल टू NCY दिया गया है, तो यहां से दो पॉसिबिलिटी है, या तो x एंड y सेम होंगे, या तो फिर x एंड y दोनों का एडिशन n होगा। अब ये दोनों सेम होंगे वो तो सिंपल सी बात है कि NCX इक्वल टू NCY, तो x इक्वल टू y, ऊपर का नंबर सेम है, ऊपर का सफिक्स n है, नीचे दो डिफरेंट है x एंड y। तो ऊपर का अगर नंबर सेम है तो नीचे एक्स वाई दिए, तो या तो वो दोनों सेम होंगे, वो तो सिंपल है, ऑब्वियस है। ये x प्लस वाई इक्वल टू एन कैसे हो सकता है, तो जो लास्ट हमने रिजल्ट प्रूव किया, बिल्कुल वहां से बोल सकते हैं आप कि देखो NCX इक्वल टू NCY, तो x इक्वल टू y तो ऑब्वियस चीज है। दूसरा, हमने ये देखा कि NCR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NCN माइनस आर लिख सकते हैं। तो NCX को हमने लिख दिया NCN माइनस एक्स, ये मैंने दूसरा सिंबल यूज किया। ओके, या तो फिर जो कर रहे हैं वही यूज करें, दिस वन इज NCR, हाँ। सो NCX इज सेम एज NCN माइनस एक्स, वो हमने जस्ट अभी देखा, इक्वल टू, इधर NCY को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इधर क्या आ गया n माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आया है y। तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, मतलब कि n माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है। तो n माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, n क्या हो गया, x प्लस वाई, ये जो आप बोल रहे थे। तो NCX इक्वल टू NCY, इसका मतलब या तो x एंड y सेम होंगे, या तो फिर वो दोनों का एडिशन n होगा।
मीन्स अगर आपको दिया है एन सी टू NC2 इक्वल टू NC4। अब छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, NC2 इक्वल टू NC4, फिर आपको पूछा कि n का वैल्यू क्या है। तो देखो हमने ये दो बोला कि भाई NCX इक्वल टू NCY है, तो या तो दोनों नंबर सेम होंगे या तो फिर दोनों का एडिशन n होगा। तो या तो 2 इक्वल टू 4 होगा, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 इक्वल टू 4 ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n क्या होगा, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 मतलब 6। तो अगर हम 6 बोलते हैं तो फिर इसका मीनिंग क्या हो गया, 6C2, 6C2 मतलब 6 में से 2 हमने सिलेक्ट किए, और इधर 6 रखने पर 6C4, 6 में से 4 अनसिलेक्ट किए। तो उसी का यूज करके ये फॉर्मूला बना दी कि NCX इक्वल टू NCY है, तो फिर या तो x इक्वल टू y होगा या तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू n हो जाएगा।